मान लीजिए एक फाइनेंस कंपनी है और उसके पास कागज पर 100 करोड़ रुपए की शुद्ध पूंजी है। हम्म। अब ये कंपनी बड़े शान से रिजर्व बैंक के पास अपना लाइसेंस रिन्यू कराने जाती है, लेकिन आरबीआई के अधिकारी उनकी बैलेंस शीट को थोड़ा गहराई से देखते हैं, कुछ पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, माफ कीजिए, आपके दस्तावेज बता रहे हैं कि आपकी पूंजी 100 करोड़ है, लेकिन हमारी नजर में आपकी असली ताकत सिर्फ 95 करोड़ है। बिल्कुल, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि वो 5 करोड़ रुपए अचानक कहाँ गायब हो गए। मतलब कोई चोरी नहीं हुई, कोई घोटाला भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक ने उस 5 करोड़ को शून्य मान लिया। ऐसा क्यों हुआ? ये पैसा गायब हुआ एक बहुत ही सख्त रेगुलेटरी फिल्टर के अंदर, जिसे हम नेट ओन्ड फंड्स या एनओएफ कहते हैं। इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है तो अक्सर वो इन नियमों को सिर्फ एक फॉर्मूले की तरह रटने की कोशिश करता है। बिल्कुल, बस रट लो और पास हो जाओ। हाँ, लेकिन असल में देखा जाए तो ये कोई साधारण गणित नहीं है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को किसी बहुत बड़े सिस्टमिक संकट से बचाने का एक बहुत ही अचूक हथियार है। सही कहा आपने। और इसीलिए आज के इस गहन चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य उन सभी स्रोत सामग्रियों, मतलब जो आरबीआई के दिशा निर्देश हैं, एनबीएफसी से जुड़े दस्तावेज हैं और जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन यानी एसबीआर फ्रेमवर्क है, उनके पन्नों में छिपे असली अर्थ को बाहर लाना है। आज के इस डीप डाइव में हम न सिर्फ एनओएफ की कैलकुलेशन समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कैसे एक कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है और कैसे वो अलग अलग रेगुलेटरी लेयर से गुजरती है। बिल्कुल। शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर एक बैंक की आती है। जी, लाजमी है। तो ऐसे में एक बैंक और एक एनबीएफसी के बीच वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो दोनों को अलग करती है? तो वो लक्ष्मण रेखा मुख्य रूप से डिपॉजिट या जो जमा राशियां होती हैं उनके प्रकार से तय होती है। आप देखिए, बैंक और एनबीएफसी दोनों ही एक तरह के वित्तीय मध्यस्थ हैं, मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। हाँ, बिचौलिए कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। यानी वे जिनके पास अतिरिक्त पैसा है उनसे पैसा लेते हैं और जिन्हें जरूरत है उन्हें उधार देते हैं। लेकिन बड़ा अंतर यह है कि पारंपरिक बैंक डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपके और मेरे सेविंग्स या करंट अकाउंट का वो पैसा जिसे कोई भी अपनी मांग पर, मतलब जब चाहे तब एटीएम या चेक के जरिए निकाल सकता है। एनबीएफसी को ये सुविधा बिल्कुल नहीं दी गई है। वे आपको चेकबुक जारी नहीं कर सकते और ना ही वे देश के मुख्य पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा होते हैं। यानी अगर मैं चाहूं तो किसी एनबीएफसी के नाम का चेक काटकर किसी दुकानदार को नहीं दे सकता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा एक और बड़ा अंतर जो मैंने पढ़ा है वो इंश्योरेंस से जुड़ा है। जैसे DICGC, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो बैंक डूबने की स्थिति में आम जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रखता है। तो क्या ये सुरक्षा एनबीएफसी में पैसा लगाने वालों को भी मिलती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। एनबीएफसी में रखा गया पैसा DICGC के इस सुरक्षा कवच से पूरी तरह से बाहर होता है। अरे, लेकिन एक मिनट, मेरे पास तो ऐसे कई विज्ञापन आते हैं फोन पर जहां कुछ एनबीएफसी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर बैंकों से भी ज्यादा ब्याज देने का वादा करती हैं। इसका मतलब कुछ एनबीएफसी लोगों से पैसा जमा तो करवाती हैं? हाँ, करवाती हैं, लेकिन वे डिमांड डिपॉजिट नहीं होते, वे टर्म डिपॉजिट होते हैं। अच्छा, टर्म डिपॉजिट। जी, यानी एक तय समय सीमा के लिए जमा किया गया पैसा। और जो एनबीएफसी ये डिपॉजिट लेती हैं, जिन्हें हम डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कहते हैं, उन पर आरबीआई के नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। मतलब हर कोई एनबीएफसी ये काम नहीं कर सकती। तो इसके लिए कुछ खास शर्तें होती होंगी? बिल्कुल। इसके लिए रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिए और डिपॉजिट की अवधि भी कम से कम 12 महीने और अधिकतम 60 महीने ही हो सकती है। 60 महीने यानी 5 साल। और शायद उनकी लिमिट भी तय होती होगी कि वो बाजार से कितना पैसा उठा सकते हैं। एकदम सही। वे अपने नेट ओन्ड फंड यानी एनओएफ के 1.5 गुना, मतलब 150% से अधिक का डिपॉजिट नहीं ले सकते। आरबीआई यहाँ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। तो ये तो बात हुई कि वे काम कैसे करते हैं और बैंक से अलग कैसे हैं। लेकिन किसी कंपनी को एनबीएफसी का टैग मिलता कैसे? चलिए एक परिदृश्य लेते हैं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जो जूते बनाने का काम करती है। अब जूते बेचकर मेरी कुल आय का 60% हिस्सा आता है। लेकिन हाल ही में मैंने सोचा कि चलो अपनी कुछ अतिरिक्त पूंजी से बाजार में लोगों को कर्ज देना शुरू कर दूं।
अब मेरी कुल आय का 40% हिस्सा उस कर्ज के ब्याज से आ रहा है। अच्छा, तो अब मेरे पास फाइनेंशियल एसेट्स भी है और ब्याज की कमाई भी है। तो क्या अब मुझे एनबीएफसी मानकर रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करना होगा? इस स्थिति में आरबीआई आपको एनबीएफसी नहीं मानेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका कारण है प्रिंसिपल बिजनेस टेस्ट, जिसे हम आम भाषा में 50-50 रूल कहते हैं। आप देखिए, रिजर्व बैंक हर उस कंपनी के पीछे नहीं भाग सकता जो थोड़ा बहुत फाइनेंस का काम करती हो। सही बात है। इस नियम के अनुसार आरबीआई के रडार पर कंपनी तभी आएगी जब वो 2 शर्तें एक साथ पूरी करे। पहली शर्त, कंपनी के कुल एसेट्स में 50% से अधिक हिस्सा फाइनेंशियल एसेट्स का होना चाहिए, जैसे लोन या इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और दूसरी शर्त, कंपनी की कुल आय का, ग्रॉस इनकम का 50% से अधिक हिस्सा इन्हीं फाइनेंशियल एसेट से आना चाहिए। अच्छा, तो मेरे जूतों को बिजनेस में, क्योंकि मेरी 60% आय जूतों की बिक्री से आ रही है, जो कि एक नॉन फाइनेंशियल गतिविधि है, इसलिए मैं इस 50-50 रूल में फेल हो गया। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही रहूंगा। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। इसीलिए आरबीआई ने एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल या ट्रेड करने वाली कंपनियों को स्पष्ट रूप से एनबीएफसी की परिभाषा से ही बाहर रखा है। रिजर्व बैंक का मानना है कि उनका मुख्य काम जो सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लेयर्स है उन पर नजर रखना है, न कि हर दूसरी व्यापारिक कंपनी के खातों की जांच करना। ये तो बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण है। अब जब ये तय हो जाता है कि कोई कंपनी एक असली एनबीएफसी है और वो 50-50 रूल पास कर चुकी है, तो उसे अपनी वित्तीय ताकत साबित करनी होती है। जी, रेगुलेटरी भाषा में इस ताकत को ओन्ड फंड्स कहा जाता है। अब फाइनेंस की दुनिया में नए कदम रखने वाले छात्रों को अक्सर इन भारी भरकम शब्दों से थोड़ा डर लगता है। तो चलिए तकनीकी परिभाषाओं से बाहर निकलकर इसके पीछे के तर्क को समझते हैं। ये ओन्ड फंड्स असल में है क्या? अगर मैं इसे एक पंक्ति में कहूं तो ओन्ड फंड्स किसी भी कंपनी की वो असली, शुद्ध और सुरक्षित पूंजी है जो पूरी तरह से उसकी अपनी है। जब बाजार में कोई संकट आता है, लोगों के लोन वापस नहीं मिलते हैं, तो यह वो पैसा है जो कंपनी को दिवालिया होने से बचाता है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही व्यावहारिक एनालॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इसे किसी मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने वाले ट्रैकिंग के बैकपैक की तरह सोचिए। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। जब आप किसी खतरनाक ट्रैक पर होते हैं, तो आपके बैकपैक में जो असली खाने पीने का सामान है, वही आपकी जान बचाएगा। तो ओन्ड फंड्स में हम जो चीजें जोड़ते हैं, वे इसी असली राशन की तरह हैं। बिल्कुल। जैसे पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो शेयर होल्डर्स ने सीधे तौर पर कंपनी में लगाया है। इसके अलावा फ्री रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिजर्व, ये सब वो चीजें हैं जो वास्तव में हार्ड कैश या ठोस संपत्ति के रूप में कंपनी के पास मौजूद हैं। और इस एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस बैकपैक में आप ख्याली पुलाव या ऐसे भारी पत्थर तो नहीं रख सकते जो पहाड़ पर आपकी कोई मदद ना करें। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो रेगुलेटर्स जब आपके खाते चेक करते हैं, तो वे आपके बैग से ऐसे ही ख्याली पुलाव बाहर निकालकर माइनस कर देते हैं। करा के देते हैं। और वो सबसे बड़ा ख्याली पुलाव है रीवैल्यूएशन रिजर्व, है ना? एकदम सही। मान लीजिए किसी कंपनी ने 20 साल पहले 10 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी थी। हाँ। आज बाजार में उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में जमीन की कीमत बढ़ाकर 5 करोड़ लिख दी और उस मुनाफे को रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया। तो कागज पर तो कंपनी बहुत अमीर दिख रही है। हाँ, कागज पर अमीर है, लेकिन क्या कंपनी के पास वास्तव में 5 करोड़ रुपए का कैश आया? नहीं। अगर कल को कंपनी पर कोई संकट आ जाए, तो जमीन तुरंत उसी कीमत पर बिकेगी, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। सही बात है। इसीलिए आरबीआई कहता है कि इस हवाई रिजर्व को ओन्ड फंड्स की गिनती से बाहर निकालो। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। और इसी तरह कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि कंपनी की गुडविल या पेटेंट, हाँ, उनको भी ओन्ड फंड्स में से माइनस किया जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि संकट के समय आप अपनी गुडविल बेचकर किसी का कर्ज तो नहीं चुका सकते। हाँ, गुडविल से तो बिल नहीं भरे जाते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है जो अक्सर छात्रों को उलझा देता है। नोट्स बताते हैं कि कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या जिसे हम सीसीपीएस कहते हैं, उसको ओन्ड फंड्स में जोड़ा तो जाता है, लेकिन सिर्फ उनकी फेस वैल्यू पर। तो बाजार में चल रहे उनके प्रीमियम को क्यों नहीं गिना जाता? इसका कारण रेगुलेटर्स की जोखिम न लेने की प्रवृत्ति है। सीसीपीएस यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो भविष्य में एक तय समय पर अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयर्स में बदल ही जाएंगे, ये तय है। लेकिन उनका जो प्रीमियम है वो बाजार के मूड पर निर्भर करता है।
आज बाजार अच्छा है तो शेयर का प्रीमियम बहुत ज्यादा है, कल को बाजार क्रैश हो गया तो वो प्रीमियम हवा हो जाएगा। बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक भविष्य के मुनाफे या बाजार के मूड पर रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए वे सिर्फ उस फेस वैल्यू पर भरोसा करते हैं जो एक निश्चित बुनियादी पूंजी है। तो ये हमारा ओन्ड फंड्स का बैकपैक तैयार हो गया। अब कागज पर हमारी कंपनी बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत में कई प्रमोटर्स ने इसी मजबूती का फायदा उठाकर एक बहुत बड़ी चाल चली। जी बिल्कुल चली है। उन्होंने जनता या बैंकों से पैसा लिया, अपना ओन्ड फंड मजबूत दिखाया और फिर उसी पैसे को घुमाकर अपनी ही किसी दूसरी कमजोर या घाटे में चल रही ग्रुप कंपनी को लोन के रूप में दे दिया। पैसा घर का घर में ही रहा, लेकिन बाहर वालों का रिस्क बढ़ गया। और इसी लूप होल को बंद करने के लिए नेट ओन्ड फंड्स यानी NOF की अवधारणा लाई गई थी। और ये NOF RBI ग्रेड बी के सिलेबस का दिल है, मैं कहूंगी। रिजर्व बैंक जानता है कि अगर मुख्य NBFC अपनी सारी ताकत अपनी ही सब्सिडरी कंपनियों में लगा देगी तो एक चेन रिएक्शन का खतरा पैदा हो जाएगा। डोमिनो इफेक्ट की तरह। हाँ, अगर वो छोटी कंपनी डूबी तो मुख्य कंपनी भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो इस खतरे को नापने और NOF निकालने का गणित क्या है, इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपना ओन्ड फंड लें। अब इसमें से वो हिस्सा घटा दें जो आपने अपनी ग्रुप या सब्सिडियरी कंपनियों के शेयर्स, डिबेंचर्स या लोन में निवेश किया है। लेकिन रुकिए, पूरा का पूरा निवेश नहीं घटाना है। RBI सिर्फ उस निवेश को माइनस करता है जो आपके ओन फंड्स के 10% से अधिक हो। ठीक है, इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत काम आएगा। मान लीजिए एक NBFC का ओन्ड फंड 100 करोड़ रुपए है। अब इस कंपनी ने अपनी ही एक सब्सिडियरी कंपनी में 15 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, 100 करोड़ का फंड और 15 करोड़ का निवेश। जी, अब नियम के अनुसार ओन्ड फंड का 10% निकालिए। 100 करोड़ का 10% हुआ 10 करोड़ रुपए। अब देखिए कि कंपनी ने जो 15 करोड़ लगाए हैं वो इस 10 करोड़ की सीमा से कितना ज्यादा है। वो तो सीधे सीधे 5 करोड़ रुपए ज्यादा है। 15 - 10। बस ये 5 करोड़ रुपए ही वो एक्सेस या अतिरिक्त निवेश हैं। अब NOF निकालने के लिए आपके मूल ओन्ड फंड यानी 100 करोड़ में से इस अतिरिक्त 5 करोड़ को माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा, यानी आपका असली नेट ओन्ड फंड या NOF सिर्फ 95 करोड़ माना जाएगा। यही वो रहस्य था जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। अरे वाह, तो गणित ऐसे काम करता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात गले नहीं उतरी। क्या? अगर मैं अपनी ही ग्रुप कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो रिजर्व बैंक मुझे वो 10 करोड़ का फ्री पास क्यों दे रहा है? वे पूरे 15 करोड़ क्यों नहीं घटा देते? ये 10% की छूट क्यों दी जा रही है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, रिजर्व बैंक भी समझता है कि एक बड़ा बिजनेस चलाने के लिए सब्सिडरी कंपनियों की जरूरत तो होती ही है। हाँ, हो सकता है NBFC ने अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने के लिए एक अलग टेक सब्सिडियरी बना रखी हो जिसमें निवेश करना जरूरी हो, इसलिए बिजनेस को सांस लेने के लिए ये 10% की ऑपरेशनल छूट दी जाती है। अच्छा, ऑपरेशनल छूट। हाँ, लेकिन अगर आप 10% से ज्यादा पैसा अपनी ही कंपनियों में फंसा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे बल्कि बस पूंजी को एक जगह से दूसरी जगह घुमा रहे हैं। इससे सिस्टमिक रिस्क पैदा होता है। और एक भावी RBI अधिकारी के रूप में उम्मीदवारों को इसी सिस्टमिक रिस्क को पहचानना होता है। ये जो NOF निकल कर आया 95 करोड़, ये असल में हवा में झूलता हुआ कोई नंबर नहीं है। ये NBFC का Tier 1 कैपिटल बनाने का मुख्य आधार है। बिल्कुल सही। Tier 1 कैपिटल का मतलब है वो मुख्य पूंजी जो किसी भी नुकसान को सबसे पहले झेलने के लिए एकदम ढाल बनकर खड़ी रहती है। इसे एक वास्तविक परिदृश्य से जोड़ते हैं। जी, रिजर्व बैंक के नियम कहते हैं कि कुछ खास प्रकार की NBFC होती हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। जी, इनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR कम से कम 15% होना चाहिए। CAR का मतलब है कि अगर कंपनी ने बाजार में 100 रुपए के जोखिम वाले लोन बांटे हैं तो उसके पास अपनी जेब में 15 रुपए की सुरक्षित पूंजी होनी चाहिए। और इस 15% में से भी एक बड़ा हिस्सा जैसे 10% विशुद्ध Tier 1 कैपिटल का होना चाहिए। और हमारा ये NOF ही वो मजबूत Tier 1 आधार है जो इस जरूरत को पूरा करता है। और अगर NOF कमजोर हुआ
तो कंपनी का टियर 1 कैपिटल गिर जाएगा, उसका CAR 15% से नीचे आ जाएगा और तुरंत RBI का डंडा उस कंपनी पर चल जाएगा। सही बात है। तो एक बार जब NOF की गणना हो जाती है और कंपनी वो 50-50 रूल भी पास कर लेती है, तो रजिस्ट्रेशन का रास्ता कैसे खुलता है? इसका सफर बहुत ही व्यवस्थित है। सबसे पहले एक संस्था को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है। इसके बाद उसे न्यूनतम NOF की आवश्यकता पूरी करनी होती है। और मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ने नियमों को अब काफी सख्त कर दिया है। पहले कई NBFCs बहुत कम पूंजी से आसानी से शुरू हो जाती थीं। हाँ, मैंने भी सुना है। लेकिन अब एक इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी यानी ICC के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर ये न्यूनतम NOF 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 10 करोड़? जी, और जब ये 10 करोड़ रुपए बैंक में होते हैं तब जाकर RBI से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। और यहाँ से शुरू होती है असली रेगुलेटरी यात्रा। अब अक्टूबर 2022 से RBI ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन यानी SBR फ्रेमवर्क लागू किया। इससे पहले तो सबके लिए एक ही नियम वाली सोच थी, लेकिन SBR के आने से NBFCs को 4 लेयर्स में बांट दिया गया। इसे समझने के लिए मैं एक बिल्डिंग कोड्स का उदाहरण लेना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए बेस लेयर या BL एक 2 मंजिला मकान की तरह है। इसमें छोटी और नॉन डिपॉजिट NBFCs आती हैं जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ रुपए से कम है। इसके अलावा पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और अकाउंट एग्रीगेटर्स भी इसी में आते हैं। चूंकि ये सिर्फ 2 मंजिला मकान है, इसलिए बुनियादी फायर एक्सटिंग्विशर यानी आसान नियमों से काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही कंपनी का आकार और जोखिम बढ़ता है, वो मिडिल लेयर में आ जाती है। ये एक 10 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग की तरह है। इसमें डिपॉजिट लेने वाली सभी NBFC आती हैं, चाहे उनका साइज कुछ भी हो। साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स भी इसी में आते हैं। यहाँ सुरक्षा के नियम काफी कड़े हो जाते हैं। फिर आता है अपर लेयर। ये तो एक 50 मंजिला गगनचुंबी इमारत है। बिल्कुल। इसमें रिजर्व बैंक एसेट साइज और रिस्क के आधार पर टॉप 10 NBFC को चुनकर रखता है। अगर इतनी बड़ी इमारत में आग लगी, मतलब अगर कंपनी डूबी, तो पूरा शहर खतरे में आ जाएगा। जी। इसीलिए यहाँ बैंकों जैसे सख्त नियम, खास फायर एलिवेटर्स और कड़े ऑडिट्स होते हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प नियम ये भी है कि अगर कोई कंपनी एक बार इस अपर लेयर में आ गई तो उसे कम से कम 5 साल तक इसी में रहना होगा, चाहे बाद में उसका साइज कम ही क्यों ना हो जाए। सही कहा आपने। लेकिन सबसे रहस्यमयी है टॉप लेयर। जो स्रोत सामग्री है वो स्पष्ट रूप से कहती है कि वर्तमान में ये टॉप लेयर बिल्कुल खाली है, एम्प्टी बाय डिजाइन। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इसे खाली ही रखना था तो रिजर्व बैंक ने इसे बनाया ही क्यों? इस खालीपन के पीछे का जो मनोविज्ञान और इतिहास है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। आपको ILNFS और DHFL का संकट याद होगा। हाँ, बहुत अच्छी तरह। उसने तो पूरी अर्थव्यवस्था हिला दी थी। बिल्कुल। उस संकट ने RBI को ये सोचने पर मजबूर किया कि कुछ NBFCs इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उनके गिरने से बैंकों की भी कमर टूट सकती है। तो ये टॉप लेयर के आम मंजिल नहीं है, ये एक इमरजेंसी ब्रेक है। अगर RBI किसी कंपनी को हमेशा के लिए टॉप लेयर में रख दे तो बाजार में ये संदेश जाएगा कि ये कंपनी टू बिग टू फेल है, मतलब सरकार इसे कभी डूबने ही नहीं देगी। और इससे तो कंपनी मनमानी करने लगेगी। एकदम सही। इसलिए RBI इसे जानबूझकर खाली रखता है। लेकिन ये एक चेतावनी है कि अगर अपर लेयर की कोई भी विशाल कंपनी सिस्टम के लिए खतरा बनने लगी तो उससे तुरंत इस टॉप लेयर में धकेल दिया जाएगा और फिर उस पर बैंकों से भी ज्यादा कठोर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। बाप रे! जी, ये रिजर्व बैंक का एक अदृश्य ब्रह्मास्त्र है। ये मनोविज्ञान सच में कमाल का है। और इसी SBR फ्रेमवर्क को जमीन पर उतारने के लिए RBI ने एक ग्लाइड पाथ की भी घोषणा की है, जो मार्च 2027 तक पूरा होना है। ये ग्लाइड पाथ क्या है? ग्लाइड पाथ असल में पुरानी कंपनियों को अपनी न्यूनतम पूंजी यानी NOF बढ़ाने के लिए दिया गया एक अल्टीमेटम है। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस और फैक्टर NBFC पहले महज 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए के NOF पर चल रही थीं, उनके लिए अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे मार्च 2027 तक अपना NOF बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़ रुपए कर लें। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है जिस पर परीक्षा में सवाल बन सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर्स और P2P लेंडिंग कंपनियों के लिए इस न्यूनतम NOF में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उनके लिए ये सीमा 2 करोड़ रुपए ही रहेगी। बिल्कुल, आपने सही पॉइंट पकड़ा। इस ग्लाइड पाथ का सीधा सा संदेश है कि रिजर्व बैंक अब कमजोर खिलाड़ियों को सिस्टम में बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करो या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जब आप NOF, Tier 1 कैपिटल या SBR की लेयर्स पढ़ते हैं तो आप केवल बैलेंस शीट का गणित नहीं सुलझा रहे होते। सही कहा। आप वास्तव में उस रेगुलेटरी रडार को पढ़ना सीख रहे हैं जिससे रिजर्व बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखता है। आज हमने देखा कि कैसे अपर लेयर की विशाल NBFC पर लगभग बैंकों जैसे ही सख्त नियम लगाए जा रहे हैं। साथ ही बाजार में को-लेंडिंग मॉडल भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां बैंक और NBFC दोनों मिलकर एक साथ ग्राहकों को लोन बांट रहे हैं। तो जाते जाते मैं सभी श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी NBFC पर नियम बिल्कुल बैंकों वाले ही लागू हो रहे हैं और वे बैंकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तो क्या आने वाले 10 सालों में बैंक और NBFC के बीच की ये तकनीकी लकीर पूरी तरह से मिट जाएगी? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या भविष्य में ये दोनों अलग-अलग संस्थाएं न रहकर एक ही तरह की यूनिवर्सल फाइनेंशियल एंटिटी बन जाएंगी, जहां दोनों का काम और नियम एकदम समान होंगे? इस गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। और नियमों के पीछे के इस दर्शन को समझते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि यही वो नजरिया है जो आपको भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करेगा। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।